The law of agency is contained in section 180. Everyone, good morning. My voice is audible. चलो कौन कौन है गुड मॉर्निंग वाले? भरत इस वीरेन, ईशा, ईशा, धनेश्वरी, अमन, सर्जिता, धनुष, प्रियल, वीरेन, रिद्धि, मैत्री, झील, ध्रुवा, हर्षिल, चलो 2 मिनट में थोड़ा भी घर पे त्योहार हो गए तो उठ तो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, उठ सकते हो तो उठने का, बट घर पे पूजा भी रहती है मॉर्निंग बराबर, तो अभी उठ के सबको परेशान करे या लोग अपने को कहाँ बोले तब करने पड़ेंगे। और अभी घर पे त्योहार हो तब झगड़ने वगड़ने का नहीं है फालतू में। ओके, सो व्हाट वी विल प्लान फॉर 4-5 days बाय बीच सुधी। ऐप जिन लोगों ने डाउनलोड किया है ना, उसमें दिन में कहीं पे भी पूरे दिन में आप 2000 स्टेप्स कर सकते हैं। और सुबह जब उठते हो तब 6 बजे पहले उठते हो तो ग्रेट, नहीं उठते हो तो 7 से बजे, उससे पहले एक सेल्फी, और इवनिंग टाइम से पहले 2000 स्टेप का टारगेट रखने का, कैलोरी बर्न रखने का भी, क्योंकि दिन में 5-6 मिठाई तो हो ही जाएगी बराबर। यूं तो तुम लोग सब फिट हो, बहुत कम लोग ज्यादा स्वीट खाने से थोड़ा इश्यू आता ही है लॉन्ग टर्म में, या फिर कुछ नहीं तो है ना सर्दी खांसी होने के चांसेस है when you eat too much sweets, so you manage that for some day and thereafter तो वो मैं आपको डालता हूँ, बट ये टारगेट आपको थोड़े दिन चलने का, बराबर चलोगे तो क्या है, जितना आप ज्यादा स्वीट खाते हो उतना आपका बर्न आउट हो जाएगा, सो इट विल बी गुड ओनली। तो चलो अभी आज मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट यूनिट्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में यूनिट 5 क्विकली, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो उसके बाद उसकी क्या रेमेडीज है,
चार्ट क्या कहता है, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच यानी एडवांस में तोड़ना, एक होता है एक्चुअल ब्रीच यानी सच में कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है जिस दिन। रेमेडीज फॉर माय वॉइस इज ऑडिबल डियर स्टूडेंट्स, केट इज ब्रेक। hello. Now have changed mind. Now it is audible. ओके ओके ओके, यहाँ पे वो माइक वाला चेंज, वॉइस अप डाउन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने पूछा। चलो, तो एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, होता है एक्चुअल ब्रीच। रेमेडीज फॉर ब्रीच क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ डैमेजेस क्या होता है। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअल ब्रीच यानी आपने मुझे बोला था कि आज दोपहर को 2 बजे आप मेरा काम कर दोगे और आपने नहीं किया, उसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी यानी आज 22 तारीख को आपको मेरा काम करना था और आपने 18 तारीख को मना कर दिया, एडवांस में 16 तारीख को मना कर दिया, उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। मींस एडवांस में तोड़ना कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ब्रीच कैसे हो सकता है एंटीसिपेटरी? एक तो आपने मेल करके लिख के बोल दिया मैं नहीं करने वाला, या फिर जिस दिन मेरे वहां फंक्शन था उसी दिन आपने कहीं और जगह पे भी फंक्शन लिखवा दिया जो मुझे बाहर से पता चला। सो दैट इज इम्प्लाइड। ओके, तो पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, तो जिस टाइम मेरे वहां फंक्शन है उस टाइम दूसरी जगह पे करोगे, जो हमने अरिजीत सिंह का एग्जांपल लिया था, इट मींस यू विल नॉट कम एट माय प्लेस। ओके, सो देयर आर टू वेज टू इन्फॉर्म। वन इज सिस्टमेटिक वे बाय रिटन और बाय ओरल, अनदर इज बाय कंडक्ट। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच का इफेक्ट क्या है? एक तो जब आपको पता चला 18 को, तब ऐसा मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसल और उस पे डैमेजेस के लिए जो केस करना है वो कर लो। दूसरा, दिल बड़ा रखो और 22 तारीख तक राह देखो कि भाई शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, शायद वो आ जाए, और अगर नहीं आया तो वही स्टेप आप 22 को भी कर सकते हो, कैंसल एंड sue फॉर डैमेजेस। सो two options are there. One, you considered immediately resign and file a case. Don't wait until due date. And दूसरा, do not consider resign and wait till the time of performance. और अगर वो तब नहीं आता है तब डिस्चार्ज करो। इसमें एक बेनिफिट ऐसा है नीचे वाले में कि मान लो तब तक कुछ हुआ ऐसा कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, पार्टी की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप केस तो कर ही सकते हो। एक्चुअल ब्रीच यानी जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट करने का वादा किया था उसी दिन, सेम डे आपने मना कर दिया, एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, व्हेन देन वी कैन से इट इज एक्चुअल ब्रीच। फिर मान लो ब्रीच हो ही गया तो क्या? तो आपके पास इतनी ब्रीच की रेमेडीज है, इतने उपाय। एक तो आप शूट कर सकते हो डैमेजेस के लिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, तीसरा उस पर फोर्स करते हो कि भाई तू काम कर, स्पेसिफिक ये काम करना है। इंजंक्शन ला सकते हो आप, बराबर, ये इंजेक्शन आप ला सकते हो, दैट इज फॉर स्टे ऑर्डर। शूट अपॉन क्वांटम मेरिट यानी प्रोपोर्शनेट। अब इसमें अंदर जाते हैं, शूट फॉर डैमेजेस। होता क्या है शूट फॉर डैमेजेस? कुछ नहीं, आपका जो लॉस हुआ उसके लिए आप पैसे मांग रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉस होता है, बट बहुत दूर दूर का लॉस है, रिमोट लॉस, जिसको आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे रीजन के साथ, बराबर, वो आप नहीं मान सकते। दूर दूर का यानी रिमोट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस आप नहीं मान पाओगे। ओके, जनरली जिसकी गलती होगी ना, जनरली डिफॉल्ट जिसकी गलती होगी वो डैमेजेस पे करता है। ओके, कॉम्पनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट। फिर वही सारी चीज उन्होंने बताई है, हमेशा आपको ऐसा ट्राई करने का कि लॉस मिनिमम हो, बराबर।
आपको हमेशा ऐसा ट्राई करने का कि पार्टी सफरिंग फ्रॉम ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। आग लग गई है तो ऐसा नहीं बैठे रहने का कि देख लेते हैं क्या होगा, इंश्योरेंस तो है, ऐसा नहीं, आपको मिनिमम लॉस का ट्राई करने का। एंड एज आई सेड, नो कॉम्पनसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। फिर ये शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं या टाइप ऑफ केसेस में, एक होता है जनरल या ऑर्डिनरी डैमेज, दैट इज योर बिजनेस प्राइस एंड मार्केट प्राइस का डिफरेंस। एक होता है स्पेशल, ये होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसके लिए दोनों पार्टी को पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बराबर, बोथ पार्टी शुड हैव प्रायर इंफॉर्मेशन। विंडिक्टिव डैमेज है, ये डिसिप्लिन हमें लाने के लिए बताया गया होता है। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, गुडविल आपका स्टेटस इफेक्ट ना उसके लिए। नॉमिनल इज वेरी स्मॉल डैमेजेस, 100 रुपीज 10 रुपीज, बराबर, वहां पे कोई पर्पस नहीं होता। डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन ऑफ डिले, जिसकी वजह से डिले हुआ उसको डैमेजेस पे करना पड़ेगा। और प्रीफिक्स डैमेजेस यानी पहले से एडवांस में किया हुआ, जिसमें जनरली आपने किसी को ट्रेन किया और वो आदमी चला गया, तो नए आदमी को ट्रेन करने का खर्चा होगा, वो हम मांगेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, बराबर। ऑर्डिनरी डैमेजेस, द पार्टी हु सफर्स ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम अदर पार्टी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेजेस कॉस्ट, बराबर, जो भी आपका लॉस हुआ है वो। Such compensation is not to be given for remote and indirect loss. हेडली वर्सेस बैक्सेंडिल के केस में क्या हुआ था कि भाई आपकी फैक्ट्री है, उसके अंदर फ्लोर मिल का एक पार्ट क्रैंकशैफ्ट टूट गया था। आपने उसको बोला कि फटाफट करके दो 2 दिन में, उसने बोला ओके, बट उसकी वजह से आपका मिल काम करना बंद हो गया। 5 दिन आपका फैक्ट्री बंद रहा, फिर रिपेयर होके 7वें दिन आया, आपने उस पर केस कर दिया क्या कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा प्रॉफिट का लॉस हुआ पर डे का, और मिल बंद थी, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो कोर्ट ने क्या बोला, नहीं देगा वो, उसे कैसे पता चलेगा आपका प्रॉफिट लॉस होने वाला था? अगर आपने पहले से बताया होता तो मिलता है, बराबर, ये पहले से नहीं बताया था, आपको वही लॉस मिलेगा जो जनरल लॉस हुआ आपका। अगर आपका पर डे का प्रॉफिट का 50,000 लॉस हुआ है 4 दिन का, 2 लाख लेने हैं, तो आपको एडवांस में बताना पड़ते हैं। एडवांस में नहीं बताओगे तो नहीं मिलेगा, और एडवांस में बताओगे तो वो स्पेशल डैमेज इसमें आ जाता है। ओके, दूसरा एग्जांपल में ऐसा बोला है, आप राइस लेने वाले थे 5,000 में, फिर लास्ट मोमेंट पे उसने नाटक किया, आप दूसरी जगह से 5500 में लेके आए, तो ये जो जनरल डैमेज है ये 500 रुपए है जो आपको देने पड़े या आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े। स्पेशल डैमेजेस तभी मिलते हैं व्हेन बोथ पार्टीज न्यू सेम इन एडवांस। ओके, यानी मैंने आपको बोला है कि अगर आप मेरा घर बना के नहीं दोगे तो मेरा जो भी रेंट होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। आपने बोला ओके, तो देना पड़ेगा, बराबर, बट उसके साथ कनेक्टेड दूसरा कुछ नहीं, ऑटो कुछ कनेक्ट नहीं करने का। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप लेट करोगे तो मेरा जो लॉस होगा वो मैं आपसे लूंगा। उसने बोला ओके, फिर आपने एक दूसरा केस भी कर दिया कि आपकी वजह से मेरा गवर्नमेंट का एक ऑर्डर चला गया, तो कोर्ट बोलेगी हमने कहा गवर्नमेंट ऑर्डर की बात की थी, बात नहीं की थी, तो गवर्नमेंट ऑर्डर के पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, आपका दूसरा कोई पर डे का प्रॉफिट लॉस हुआ है मिलेगा। इन शॉर्ट जो एडवांस में बता होगा वो मिलेगा, वरना नहीं। विंडिक्टिव एंड एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्या होता है, जब आप किसी की फीलिंग्स हर्ट करते हो, इंजरी बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ मैरिज और समथिंग लाइक दैट, या फिर आपकी गुडविल इफेक्ट आती है, आपके पास बैंक में बैलेंस था फिर भी रॉन्गफुल डिसऑनर हुआ, तो आप बैंक पे केस कर सकते हो कि भाई आपकी वजह से मेरा गुडविल खराब हुआ। बट मान लो आप स्टूडेंट हो, आपका 500 रुपए का चेक डिसऑनर हो, तो आप बैंक पे 10 लाख का केस नहीं कर सकते। सर क्यों? इज्जत तो इज्जत है ना, ऐसा नहीं। तुम नॉन ट्रेडर हो, तुम बिजनेसमैन ही नहीं हो, तुम बिजनेसमैन नहीं हो तो तुम्हारा उतना गुडविल होता ही नहीं है। तो नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस। आप डैमेजेस मांग सकते हो, 500 का चेक डिसऑनर हुआ तो 2,000 5,000 10,000 तक ठीक है, बट आप ऐसा बड़ा ज्यादा नहीं मांग सकते। बिजनेसमैन का कैसा होता है, जितना छोटा चेक होगा और डिसऑनर हुआ तो उसकी उतनी वैल्यू कम हो जाती है। नॉमिनल डैमेजेस खाली डिसिप्लिन के लिए होता है, उसमें कोई रियल डैमेज नहीं होता, तो वी कैन से दिस इज ओनली टू सेट डिसिप्लिन एंड रूल्स। डिटोरिएशन यानी गुड्स खराब हो जाना, उसमें तो मैंने जैसे बोला जिसकी गलती है उसे बेयर करना पड़ेगा, बराबर, जिसकी गलती है। कॉस्ट टू डिले डैमेजेस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस।
प्रीफिक्स डैमेजेस यानी पहले से जो डैमेजेस हमने फिक्स करके रखे हैं, जैसे ट्रेनिंग, आपको मैंने एग्जांपल दिया था एसबीआई में आप जॉब करने जाते हो, आपको कुछ आता नहीं है, वो 6 महीने आपको ट्रेन करेंगे, फिर आप चले जाओ, तो 6 महीने के ट्रेनिंग एक्सपेंस लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स डैमेजेस। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ डैमेजेस। फिर उन्होंने जो डिफरेंस दिया है पेनल्टी लिक्विडेट का, वही देखने का, बाकी सब एग्जाम्पल एक बार देख लोगे चलेगा। ये डिफरेंस चांसेस रहते हैं कई बार पूछने का, डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है जनरली डियर फ्रेंड्स? हार्श इन नेचर, उसका कोई बेस नहीं होता, बराबर। जैसे हैवी पेनल्टी, मैंने आपको बोला था मास्क नहीं पहनते हो आप तो 1000 रुपये पेनल्टी। अभी यहाँ पे मास्क 20 रुपए का आता, उसे पेनल्टी बोलते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस यानी आप एसबीआई में 6 महीने सीखते हो और चले जाते हो, तो उनका ट्रेनिंग एक्सपेंस जो पहले से फिक्स होता है कि भाई पर मंथ हम 20,000 का कॉस्ट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, 5 महीने तो आदमी को ट्रेन होते होता है, तो 1 लाख रुपए हमने उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, अगर वो चला जाएगा तो वो 1 लाख रुपए हम उसे रिकवर करेंगे। सो पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस हैव वन थिंग इन कॉमन, ओके, जो हमें लगती है, बट दोनों में डिफरेंस है। देयर इज क्लियर लाइन डिस्टिंक्शन। क्या है? सबसे पहले सम पेबल इज सो लार्ज इन एक्सेस ऑफ प्रोबेबल डैमेज और ब्रीच, इट इज सर्टेन नी द पेनल्टी। ये एक्चुअली है ना, दोनों डिफरेंस नहीं दिए, एक एक पॉइंट दिखा है। एक्चुअली पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस आजू बाजू होना चाहिए, बट वो लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं। पहला पॉइंट खाली पेनल्टी का है कि जो बहुत ही ज्यादा होता है वो पेनल्टी होता है। लिक्विडेशन डैमेज क्या होता है वो नहीं लिखा, वो प्रीफिक्स होता है, पहले से कैलकुलेटेड। फिर यहाँ पे द सम एक्सप्रेस इज पेएबल इन सर्टेन डेट, इस डेट को देना है। फर्दर इन केस ऑफ डिफॉल्ट देना है, बराबर। जो सर्टेन डेट को देना है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, और जो डिफॉल्ट होने पे देना है वो पेनल्टी। सो लेटर सम है वो पेनल्टी। तीसरा, एक्सप्रेशन हमने क्या यूज किए हैं, हमने मान लो लगा पेनल्टी है बट रखा लिक्विडेटेड डैमेजेस। मैं आपको एब्सेंट होने के 1,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ये लिक्विडेटेड डैमेजेस। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, कोर्ट देखेगी, बराबर। नाम रखने से कुछ नहीं होता, कोर्ट विल फाइंड आउट कि भाई ये सम फिक्स है या पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेज। अगर सम एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्सॉर्बिटेंट है, बहुत ही ज्यादा है, तो कोर्ट उसे पेनल्टी ही गिनेगी, भले आप उसका नाम लिक्विडेटेड डैमेजेस रख लो। एसेंस ऑफ पेनल्टी जो होती है, पेनल्टी का थीम जो होता है वो टेररम होता है। टेररम यानी डराने के लिए, धमकाने के लिए, ऑफेंड ना करे उसके लिए, उसे पेनल्टी बोलते हैं। और लिक्विडेटेड डैमेजेस का जो एसेंस है वो जेन्यून प्री एस्टिमेट है, जो आपका लॉस हो। इंग्लिश लॉ कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है, सॉरी, इंग्लिश लॉ डिस्टिंक्शन करता है लिक्विडेटेड और पेनल्टी में, इंडिया के लॉ कुछ नहीं करते। कोर्ट डिसाइड करती है, उनको जो ठीक लगे उस हिसाब से वो जाते हैं। दूसरे क्या है सर बेनिफिट? आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, रिसाइंड यानी कैंसिल। दूसरा, आप क्वांटम मेरिट कर दो यानी प्रपोर्शनेट। डियर फ्रेंड्स, प्रपोर्शनेट कब होगा पता है? अगर वो पर्सनल नेचर में नहीं है, जनरल नेचर में होगा तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ओनली इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है एंड क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जिसकी गलती नहीं है वो पैसे मांगेगा, बराबर। उसके रीजंस यहाँ पे कब मांग सकते हैं? एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो आप प्रोपोर्शनेट पैसे मांग रहे हैं। आपका इंटेंशन कभी सेवा करने का नहीं था, पैसे कमाने का था, इसीलिए हम प्रोपोर्शनेट पैसे मांगेंगे। एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था फॉर सर्विसेज। वन पार्टी अबेंडेंस, एक रेडी है काम करने के लिए, दूसरा नाटक कर रहा है। एंड इन माय व्यू पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी इज कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिविजिबल। डिविजिबल होगा तो ही प्रोपोर्शनेट पैसे मिलेंगे। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था अगर पेंटिंग का पैसे की बात हुई और आधी पेंटिंग बना के पैसे मांगोगे, चेहरा बाकी है तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। व्हेन an individual contract for lump sum is completely performed but badly, the person has performed for lump sum, other party can deduct for bad work. आपने कलर का काम करने के लिए पैसे दिए थे, उसने काम किया बट गंदा काम किया, तो आप उसके पेमेंट काट सकते हो, माइनस कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट क्वांटम मेरिट, प्रोपोर्शनेट पैसे देने के या प्रोपोर्शनेट पैसे काट लेने के। कई बार क्या होता है, पैसों का कोई मतलब ही नहीं, वो मूवी में वो हीरो ही चाहिए,
सीरियल में वही हीरो चाहिए, वही हीरोइन चाहिए, बीच में से जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हम वहां पे पैसे नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, पैसे नहीं, तुम काम करो। तो शूट इज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपको ये काम करना है जो आपने वादा किया। और कई बार अगर झगड़ा हो जाता है तो वो कहीं और काम ना करे, उसके लिए आप उस पर इंजंक्शन ला सकते हो कि तुम भाई दूसरी जगह पे काम मत करो, मेरे वहां नहीं करते हो ठीक है, बट दूसरी जगह पे नहीं कर सकते क्योंकि हमने म्यूचुअली एग्री किया है कि तुम दूसरी जगह पे नहीं जाओगे। सो इट इज रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। उसने जो मना किया था वो उसे नहीं करने देने का, अगर वो करता है तो हम उस पर इंजंक्शन लाते हैं, दैट इज नियरली स्टे ऑर्डर। इज इट ओके? और पार्टली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो आप पार्टली पैसे मांग सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम पीरियड। ओके, तो आपको इसी तरह से थोड़ा स्पीड में पढ़ लेने का, तो आपके लिए ये हो जाएगा इजी फॉर्म में। अभी आप लोगों का कोर्स भी काफी कंप्लीट होने लगा है, तो स्टे फोकस, बराबर, टाइम पास मत करना। और अभी देखो आप लोगों का टाइम टेबल संकेत सर ने भेजी दिया है, तो मैं जनरली ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि एक पूरा कार्डबोर्ड ले लेने का पूरा, बराबर। अभी छुट्टी नहीं है या छुट्टी मिल जाती है तो एक आध ले देने का, फिर आपको ऐसे 4 पार्ट्स कर देने के जो सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, लॉ, बीसीआर, फिर इको, बीसीके, एमएसएलआर। मैं ऐसा करता था, अभी भी मेरे घर पे आपको ऐसा सब मिल जाता है। फिर क्या करने का, चैप्टर का नाम लिख देने का, फिर यहाँ पे सम्स लिख देने के, फिर 2 पार्ट कर देने के, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, कि भाई डेप्रीशिएशन हो गया तो यहाँ पे एक बार टिक करने का, तारीख लिखने की, कब हुआ, 15/11। दूसरा रीडिंग बाकी है, सेकेंड रीडिंग, फिर फाइनल अकाउंट। वैसे लॉ के अंदर यूनिट वाइज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे 2 रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग हो गया कब, 16/11। दूसरा रीडिंग कब हुआ, 18/11। जब होता जाता है ना, आप उसके सामने टिक करते जाओ। सर उससे क्या होता है, जब तक आपने उसका रीडिंग नहीं किया ना, वन टाइम उसको ब्लैंक रखने का और घर पे चिपका देने का। तो कई बार क्या होता है, हमें प्रेशर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता मैं क्या पढूं, कंफ्यूज हो जाते हो, फिर टेस्ट होता है उतना ही पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते। ये पूरा बुक रख या चिपका दोगे ना घर पे, तो आपको दिखेगा, आपको बहुत सारे पेजेस रीडिंग। आप यहाँ पे लॉ के पेजेस का टोटल करना, यहाँ पे सम्स का टोटल करना, इकोनॉमिक्स में पेजेस का टोटल करना, एमएसएलआर में सम्स कितने उसका टोटल करना। सो यू विल गेट आइडिया कि आपके पास बहुत काम है पढ़ने के लिए, बराबर। तो कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। और यहाँ पे जैसे जैसे टिक करोगे ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिन लोगों को डर लगता है ना कि यार अभी एग्जाम आ गई, कितना याद है पता नहीं, तो पहले चिपकाओगे तो डर लगेगा क्योंकि टिक मार्क नहीं है, वो सब बाकी है। और जैसे ही वो टिक मार्क भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, यानी 20-25 दिन के बाद अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हो तो मेंटल फोबिया जो होता है एग्जाम का, वो चला जाएगा। क्योंकि इतना आपने टिक किया, इसका मतलब इतना आपने पढ़ा है, और आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, यू कैन ट्राई ऑन दिस। इसमें आपके 2 घंटे बिगड़ेंगे, आपको इंडेक्स विंडेक्स बना के लगा देने का, बराबर। ये उनके लिए है जिनको पता ही नहीं चलता आज मैं क्या पढूं, कितना पढूं, क्यों पढूं। ये बनाओगे ना आप, फिर आपके टाइमलाइन जो आपको मैंने वीकली शेड्यूलर दिया है उसमें आप भरते जाओ, आज ये टारगेट है, आज ये टारगेट। दूसरा, पेजेस लिखने से क्या फायदा होता है, आपको पता चलता है कि ये यूनिट के अंदर 8 पेज हैं तो 1 आवर, 1.5 आवर में मैनेजेबल है। अभी आप यूनिट 4 लिखोगे तो उसमें 25 पेज है, तो वो 1 आवर में नहीं खत्म होता, उसके लिए आपको 2 घंटे देने पड़े। तो ये माइक्रो प्लानिंग होता है, बराबर। दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्लानिंग। ऊपर ऊपर से नहीं, कितने पेजेस, कितने सम, तो आपको पता चलेगा ये छोटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके लिए मुझे 2 घंटे चाहिए, तो उस तरह से आप टाइम अलॉट करो। ओके, चलो आज के लिए इतने रखता है, अब थोड़ा मैसेज से बात करेंगे, कुछ होगा अपडेट तो मैं आपको शेयर करूंगा। चलो टेक केयर, बाय।